सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, बंधु और सभी बहनों को भी। मंचासीन भारतवर्ष के यशस्वी मंत्री, हमारे यूनियन मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, परम आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी हमारे बीच में आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी जो हमारे प्रदेश में महामंत्री और माननीय मंत्री जी की पूरे यात्रा के संयोजक हैं, पूजा सूरी जी जो हमारी प्रवक्ता हैं, और अजय सरावत भाई जो यात्रा में भी रहे हैं और हमारे प्रवक्ता हैं, सभी मंच पर हैं। माननीय मंत्री जी, आप सभी लोगों से जन आशीर्वाद यात्रा के विषय में पूरी बातचीत करेंगे। जो भी आपके मन में प्रश्न हो वो भी उन जन आशीर्वाद यात्रा एवं उनकी जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ माननीय हरदीप जी के विषय में आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि यह हमारा सौभाग्य है कि जब दिल्ली के तमाम जगहों पर माननीय हरदीप जी जा रहे थे, पूरब से पश्चिम मैं बोल सकती हूँ, दिल्ली का कोना कोना 2 दिन से और कल भी जाएंगे, तो वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली की जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली की धरती से आते हैं, जिनका जन्म भी दिल्ली में हुआ और पले बढ़े भी दिल्ली में हैं। तो दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले माननीय मंत्री जी से अब मैं ये निवेदन करूंगी कि वो प्रेस को संबोधित करें। माननीय हरदीप सिंह जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबने अपना समय निकाला और मैं इस अवसर पर आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं जन आशीर्वाद यात्रा का, और दिल्ली जहां पे मुझे कल मौका मिला प्रवेश साहिब सिंह जी की कंस्टिट्यूएंसी वेस्ट दिल्ली में जाने का, हंसराज हंस जी की नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और मनोज तिवारी जी की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये यात्रा और आशीर्वाद लेने का। और कल हमारा कार्यक्रम होगा रमेश बिदूरी जी की साउथ दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में। अभी स्पोक्स पर्सन जी ने कहा कि मैं दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी 1952 में, और मेरी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन दिल्ली में हुई। और कोई अगर विश्व भर में कोई ऐसा शहर है जिसको मैं अपना कह सकता हूं तो वो दिल्ली है। पर दिल्ली में क्या स्थिति थी और क्या स्थिति आज है, उस पर मैं आपको 2-3 मिनट लगाऊंगा। और कल की जन आशीर्वाद यात्रा की मोटिवेशन क्या थी उसके बारे 1-2 सबमिशंस करूंगा आपको। 7 जुलाई 2021 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक्सपेंशन की, कुछ नए मंत्री अंदर आए, कुछ गए, और कुछ मेरे जैसे जो पहले से ही मंत्रिमंडल में थे पर हमें नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। प्रधानमंत्री जी ने पिछले मॉनसून सेशन के दौरान चाहा कि वो अपने नए मंत्रिमंडल के साथियों का परिचय करवाएं, पर मॉनसून सेशन में जो हुआ वो तो आप सबने देखा ही होगा। हमारे जो विपक्षी दल में हमारे साथी हैं वो चाहते नहीं थे कि पार्लियामेंट रन कर सके। हमने फिर भी कोशिश की, हमने अपनी तरफ से कई बिल पास करवाए, और हम तो तैयार थे सभी विषयों पे चर्चा करने, कोविड पे और विषयों पे, पर वो चर्चा कभी मांगते थे और जब चर्चा शुरू होती थी तो डिस्ट्रक्शन कर देते थे। पर उस चीज में मैं नहीं पढ़ना चाहता। जन आशीर्वाद लेने के लिए कौन गए, नए मंत्रिमंडल में कौन लोग हैं, इसमें से 27 ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव्स, 12
महिलाएं और 11 SC ST। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ये पहली बार ये ऐसा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में इतनी बड़ी संख्या में OBC SC ST महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन करवाई। और जो कल हमें प्यार मिला, आशीर्वाद तो जनता का मिला, आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो? जो कल 3 कंस्टिट्यूएंसीज में मैं गया, या जो मेरे साथी हैं, मेरे MOS हैं, वो यूपी में है, उनसे मुझे फीडबैक मिला और बाकी मंत्रिमंडल से भी। मैं समझता हूं कि ये जो आशीर्वाद मिला है, ये सिर्फ नए मंत्रियों को नहीं मिला, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनकी लिए आशीर्वाद मिला है। तो मैं दिल्ली के बारे कुछ आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रखूंगा और जो केंद्रीय सरकार ने किया है, और आप अगर जानना चाहें कि दिल्ली सरकार ने क्या किया है नहीं तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। पर मेरी तरफ से एजेंडा है कि केंद्रीय सरकार ने क्या। देखिए, दिल्ली में 1947 में जब हमने एक नया रूप लिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, दिल्ली की जनसंख्या उस समय 8 लाख थी। और जब मेरे प्रीवियस जनरेशन, मेरे माता पिता और लोग रेफ्यूजी बन के दिल्ली आए, तो 1950-52 तक ये दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ के 8 लाख से 22 लाख हो गए, क्योंकि रेफ्यूजी लोग आए। अगर आप आज दिल्ली की, अगर आज सेंसस मान लीजिए जो होने वाला है, जब भी सेंसस होगा, मैं समझता हूं दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से के आसपास होगी, हो सकता है तो 2 करोड़ से अधिक भी हो। कल मैं हमारा जो कल की यात्रा का ग्रैंड फिनाले था, वो मनोज जी की कंस्टिट्यूएंसी बुरारी, वहां पे था। बुरारी एक MLA कंस्टिट्यूएंसी है। आपको क्या लगता है, आपको जानकारी है कि बुरारी की जनसंख्या क्या है? एक MLA कंस्टिट्यूएंसी की 6 लाख। जो दिल्ली की जनसंख्या 1947 में भी करीबन उतनी है, क्योंकि तो बुरारी के साथ साथ एरिया ले लो तो 8 लाख भी बन जाएगी। और जमीन तो दिल्ली की इंक्रीज नहीं हुई। मुझे याद है मेरी पैदाश हुई थी दरियागंज में, फिर उस समय इतने आवास होते नहीं थे। मेरे पेरेंट्स रहे सफदरजंग एयरपोर्ट, जो दिल्ली का बॉर्डर माना जाता था, उसके आगे कोई आबादी थी नहीं। बढ़ती बढ़ती आबादी जो है बढ़ती गई। लोग जब दिल्ली आते हैं, वो भी कारण हो किसी और प्रदेश से, या जो रेफ्यूजीज आए हमारे जैसे, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है उनके रहने के लिए, उनके बाकी जीवन में जो आवश्यकता होती है उनकी व्यवस्था करने के लिए सरकार की जिम्मेवारी होती है। कम से कम पिछले 25 साल से मैं सुना आ रहा हूं, 25 साल से, कि हम ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं इनको रेगुलराइज करने का काम करें। 2006 में तो कुछ कोशिश भी की गई, 1996 में शायद कुछ कदम भी उठाए गए थे, पर जब भी पूछा जाए तो कहते बस काम हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, GHCTD की जिम्मेवारी थी। उन्होंने कुछ योजना भी बनाई। जब मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया सितंबर 2017 में,
3 सितंबर को, तो मेरे में पूरा ये आइडिया मेरा बना हुआ था, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी से भी कई बार चर्चा हो चुकी थी कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का कुछ करना है। तो हम दिल्ली सरकार को चिट्ठियां लिखते गए, उन्होंने कहा ये हम करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं, एक कमेटी बना दी है, उसकी बाउंड्रीज डिलिमिटेशंस होगी, पता नहीं क्या कुछ। जब हमें 2019 में ये पता लगा कि ये 2021 तक ये काम टाला गया है, तब हमने डिसाइड किया कि हम एक बिल लाएंगे और उस लेजिस्लेशन के द्वारा जो हमारे भाई बहन जो इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं उनको मालिकाना हक देना। मैं आपके सामने सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये अनऑथराइज्ड शब्द जो है ना, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए कहीं रह रहे हैं और वो इलीगल है, तो आप पे स्टिग्मा लगता है, एक कलंक लगता है, और हम शुरू से कह रहे हैं कि इस कलंक को मिटाया जाए। और कल जो हमारी जनसभा हुई उसमें भी यही नैरेटिव था कि हमने ये कलंक हटाया। अब मैं आपको सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं और शुरुआत में करता हूं 2019 अक्टूबर को। मुझे वो डेट याद है क्योंकि उस डेट मेरी छोटी बिटिया की शादी थी, और क्योंकि हमें ये बिल पास करना था तो मैंने एक वो जो लामा फेरे का हमारा होता है फंक्शन, वो भी मिस किया, पर उसके बारे में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ये बिल पास हुआ, उसके बाद हमने बाकी कदम उठाए। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसने जून 2019 में एक रिपोर्ट दी थी, और हमने ये लेजिस्लेशन पास की अक्टूबर में। जेडीए ने 1731 कॉलोनीज और उनके नक्शे बनाए, जिसमें से 1500 कॉलोनीज के नक्शे अपलोड हुए पोर्टल पे। 16 अगस्त तक, आज हुए 18, परसों तक 4,25,834 एप्लीकेंट्स ने रजिस्टर किया था। 4,25,834। और मैं आपसे सिर्फ आपको ये जानकारी देना चाहूंगा, हमारी ये उम्मीद है कि टोटल अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन के माध्यम से 50 लाख हमारे बहन और भाई उनका फायदा होगा, वो इसके लाभार्थी होंगे। और मान के चलिए अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 8 से 10 लाख रजिस्ट्रेशन होंगे। और कमाल की बात यह है कि कोविड के दौरान भी काम जारी रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया 4,25,834 रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसमें एप्लीकेशन हमें मिली है 78,990, और कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप्स कोई 8,463 को मालिकाना हक दे भी दिया। आने वाले हफ्तों में, महीनों में ईश्वर करे हम थर्ड वेव से बचे रहे, पर हमें उम्मीद है इसमें भी गति हम बढ़ा देंगे और इसको और तेज आगे ले जाएंगे। लैंड पूलिंग एक और योजना जो हमने चालू की है। हमें उम्मीद है कि लैंड पूलिंग द्वारा 17 लाख एडिशनल आवास मिलेगा, जिसके लाभार्थी होंगे कोई 76 लाख 76 लाख हमारे दिल्ली के नागरिक। इन 17 लाख में से 5 लाख से अधिक जो ड्वेलिंग यूनिट्स होंगे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए होंगे। टोटल 6,930 या 6,930.64 हेक्टेयर land has been registered for expression of willingness to participate in land pooling. How much, sir? Can you repeat it, sir? 6,930.64 हेक्टेयर जमीन जो है रजिस्टर की गई है
एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस कि लैंड पूलिंग पॉलिसी में वो हिस्सा लेना चाहेंगे। और तीसरी जो हमारी योजना है, जहां झुग्गी भई मकान, दिल्ली में 675 जेजे क्लस्टर्स हैं, डीडीए नोडल एजेंसी है 376 के लिए, 7,500 के करीब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए घर बनाए जा रहे हैं। 3 जेजे क्लस्टर काकाजी, जेलरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी शादीपुर में। 3024 प्लस 1675 प्लस 2800, टोटल 7499। और जो इसमें 5200 के करीब फ्लैट तैयार हो जाएंगे दिसंबर 2021 तक और बाकी 2300 हो जाएंगे दिसंबर 2022 तक। 16 प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं 30 जेजे क्लस्टर्स में, जिसमें 34,000 परिवार के लिए सुविधा और फैसिलिटीज दी जाएगी। मैं और डिटेल देना चाहता हूं, पर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक पर्सपेक्टिव दे दूं आपको। यदि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ लेके चलते हैं हम, तो इन 3 इनिशिएटिव से और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन, लैंड पूलिंग और जहां झुग्गी भई मकान के द्वारा 2 करोड़ में से 1 करोड़ 35 लाख हमारे जो दिल्ली के नागरिक हैं उनको बढ़िया मकान मिलेगा, एक्सेट्रा। ये काम बड़ी जोरों से हो रहा है और मैंने जैसे कहा, थोड़ी सी उसमें जो रुकावट आ गई थी महामारी के कारण, वो भी हम मेकअप कर रहे हैं। तो कल जो हमें आशीर्वाद मिला, मैंने कहा वो मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, सिर्फ दिनेश जी जो ओवरऑल कोऑर्डिनेटर हैं या हमारी स्पोक्स पर्सन जो जुड़ी हुई थी या बाकी लोग, मीनाक्षी जी, हमें आशीर्वाद मिला मोदी जी के पॉलिसीज के, और सब जगह था। अब मैं कई और पॉलिसीज है, मैं उसको बताता हूँ। 2014 में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे। जब उज्ज्वला योजना हमने शुरू की, 8 करोड़ नए कनेक्शन दिए, पर खिंचते खिंचते वो अभी तक 29 करोड़ का फिगर पहुंच गई थी। और अभी कुछ देर पहले आपको याद होगा, मोदी जी ने योजना उज्ज्वला 2.0 किया, उसमें 1 करोड़ अधिक, वो भी बड़ी तेजी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने कहा था कि मेरा सपना है कि 2022 तक हर एक भारतीय नागरिक जहां पे भी रहते हो उनके सर के ऊपर एक पक्की छत, पक्का मकान जिसमें शौचालय हो, किचन हो, गैस कनेक्शन हो। डिमांड असेसमेंट थी 1 करोड़ की, हमने उसको रिवाइज किया, 1 करोड़ 12 लाख असेसमेंट बनी। हमने ऑलरेडी 1 करोड़ 13 लाख सैंक्शन कर दिए। 55 लाख उसमें से लाभार्थियों को दे दिए गए और 82 लाख जो है जिस पे जोरों से काम चल रहा है, आने वाले कुछ समय में एंड टारगेट डेट से पहले वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैं दिल्ली की बात नहीं बताना चाहता हूँ। JNURM में जो कांग्रेस ने मकान बनाए थे वो ना कंप्लीट हुए और पैसे केंद्रीय सरकार से गए और स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है उस पर मैं समय नहीं लूंगा। पर हेल्थ पे मैं फाइनली कुछ फिगर्स देना चाहूंगा। वैक्सीन पे कल तक 56 करोड़ 56 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर की गई थी कल तक। कल दिल्ली में 1,25,000 वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिनेश जी और जब हम यात्रा पे चले, पहले हम वैक्सीनेशन सेंटर गए दोनों दिन, परसों भी और कल भी। फिर हम गुरुद्वारा साहब गए, मंदिर गए ब्लेसिंग्स लेने। पर दिल्ली में के पास अभी भी 5 लाख डोजेस हैं। मैंने हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख भाई मंडाविया जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कमाल की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, रोज हम 70-80 लाख को आप
वैक्सीनेट कर देते हो। अच्छा, मान लीजिए अगस्त के महीने के बाद क्या होगा? उन्होंने मुझे बताया कि सितंबर में उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 20 करोड़ वैक्सीन मिलेगी और अक्टूबर में 30 करोड़। भाई साहब, अगर हम 60 करोड़ कर लेते हैं, 56 करोड़ तो कल हो ही गई है, अगर हम 60 करोड़ कर लेते हैं अगस्त के महीने में और उसके बाद 50 करोड़ और आ जाएगी, तो मुझे याद ये आ रहा है एक युवा नेता है हमारे, उन्होंने बहुत जोर जोर से पूछा, मोदी जी हमारी बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? तो मैंने उस समय सोशल मीडिया में उनको उत्तर दिया, उनका नाम लेते हुए, कि राजस्थान में तो कुछ कूड़े में फेंकी गई और पंजाब में वो हम लोगों ने, आपकी जो सरकार है वहाँ पे, उन्होंने मुनाफाखोरी की है। देखिए, सच्चाई ये है कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। उसका मतलब है इसके लिए वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट और बाकी जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट को करना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया। और फिर जब हमें लगा कि नहीं हुआ, मोदी जी ने एकदम फार साइटेड तरीके से देख के जनवरी में जब ये काम शुरू हुआ, क्या किया? उन्होंने डोमेस्टिक वैक्सीन मैन्युफैक्चर, मुझे याद है एक विपक्षी दल है, उन्होंने कहा कि ये भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन बना रही, इनको क्यों अनुमति दी गई है जब इनके 3rd स्टेज के ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए? भाई, कौन इनको समझाए कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यूज दी गई है, साथ साथ जो अलग फैसिलिटीज हैं वो भी होंगी। तो भारत में मुझे तो समझ नहीं आता, कभी मेरे को लगता था ये हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की निंदा करते हैं, क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। शायद हो सके वो चाहते थे कि जो महंगी वैक्सीन इंपोर्ट होनी है उसके लिए केस बनाने के लिए, हो सकता है। और ऑक्सीजन के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। दिल्ली की जनसंख्या और मुंबई की करीब सिमिलर, 2 करोड़ होनी चाहिए पॉपुलेशन। यूपी की जो है 20 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली में ऑक्सीजन डिमांड मुंबई और यूपी से इतनी ज्यादा क्यों डिमांड की गई? मैं आपको कुछ फिगर देना चाहूंगा इसमें। 3 मई 2021 को दिल्ली और मुंबई में जो टोटल केसेस थे बिल्कुल बराबर के करीब थे। मुंबई में 92,000 थे और दिल्ली में 95,000। अगर ये आंकड़े ठीक है, और है क्योंकि ऑफिशियल फिगर्स हैं, ये क्योंकि मुंबई की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उस समय 275 MT थी, मिलियन टन, और दिल्ली की रिक्वायरमेंट 900 मिलियन टन थी। दिल्ली with a population of 2 crores claimed that उनको 900 मिलियन टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत है 30 अप्रैल को, जबकि उत्तर प्रदेश जिसकी पॉपुलेशन 20 करोड़ है स्टेटेड दैट नीडेड 800 मिलियन टन, उससे कम। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो सब पब्लिक रिकॉर्ड में मैं नहीं आपके सामने आपका समय लूंगा, पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो तो मेरे साथ आप अलग से भी बैठ जाते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने क्लेम किया था कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, जरूर होंगे। मैं कौन होता हूँ? मैं हेल्थ मिनिस्टर नहीं हूँ, तो मुझे ये पता, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। जब महामारी आई तो क्या हुआ ना, मोहल्ला क्लिनिक। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि 1500 ऑक्सीजन प्लांट देश भर में हमने बनाए। कोई और हमारे जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, इकोनॉमिक बॉडीज हैं, आप में से लोग जहाँ पे जरूरत है
ऑक्सीजन प्लांट हमारे। तो अभी जो स्थिति स्टेबलाइज हुई है, इसमें हम चाह रहे हैं, मैंने एमडी का शायद मिलियन टन का मेट्रिक टन, सॉरी if you speak for two, बट अभी सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से ये सब सुधार एकदम आ गया था। और हमने तो ये नहीं कहा था कि आप प्रोक्योर नहीं करिए, पर उन्होंने प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश की, ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया। जब उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमारे पास आ गया, तो हम भी प्रोक्योर कर रहे हैं। हम किस लिए कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। हम कोई नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में थोड़ा टीके बांट रहे हैं। हम ये आप ही को स्टेट्स को दे रहे हैं कि आप मुफ्त वैक्सीन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर रोकता हूँ। अब आपके कोई प्रश्न हो तो। सर मेरा सवाल है, आप दिल्ली के ही निवासी हैं, आपने दिल्ली को शुरू से देखा है। जो शीला दीक्षित गवर्नमेंट के टाइम में काम हुआ और आज केजरीवाल की सरकार है, आप चूंकि पूरा दिल्ली घूम रहे हैं, सड़कों पे भी घूम रहे हैं, बाजार भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, क्या आपको कोई इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? देखिए, दिल्ली में हमने जो काम किया उसके तो बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, बाकी किया। देखिए, विकास जो होता है इसमें कंटिन्यूटी होती है। तो शीला दीक्षित जी के समय में जो काम हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए था स्टेट को। इनके प्रोजेक्ट्स कई हैं जिनमें टाइमलाइंस, बजटरी फिगर्स ओवररन होती है। हमने जो काम किए, हमने जो यूडीएफ से पैसा लगाया है, वो प्रोजेक्ट करते गए, हम साथ साथ करते गए। और हमारा तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक मोदी जी की सरकार का नया नियम है कि आप शिलान्यास करें तो साथ साथ में उसका प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हो। देखिए, दिल्ली में डेवलपमेंट फिलॉसफी जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, आपको याद होगा 2002 में हमने मेट्रो की पहले 40 या 50 किलोमीटर का स्ट्रेच इनॉग्रेट किया था। आज दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली में करीबन 370-75 किलोमीटर लाइन ऑपरेशनल है। कल जिन भी इलाकों में मैं गया हूं, चाहे वो वेस्ट दिल्ली तक तो पहुंची हुई थी, बाकी आगे आउटर दिल्ली, बाकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में सब जगह मेट्रो कनेक्टिविटी है। और मेट्रो, देखिए, आप सुधार की बात करते हैं डेवलपमेंट में। प्री कोविड मेट्रो डेली राइडरशिप had gone up to 65 lakhs a day। ठीक है, तो हमने, और मेरा मतलब मेरे पास पूरी लिस्ट है, एनेक्स में आपको मिलवा देता हूं कि दिल्ली में केंद्रीय सरकार ने किया है। मैं तो यही इंकरेज करूंगा कि हम लोग सब मिलकर इंक्लूडिंग दिल्ली गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़े। मैं नया मंत्री बना था, मुझे याद है, तो दिल्ली मेट्रो में जो फेयर फिक्सेशन कमेटी होती है उसने एक अवार्ड दिया था। 8 साल से किराए नहीं बढ़े, 8 साल से। और उन्होंने कहा कि क्योंकि 8 साल से बढ़े नहीं है, 2 सेगमेंट में करेंगे, पहले थोड़ा फिर बाद में। तो पहला तो इंक्रीज हो गया था। मैं नया मंत्री बना तो वो हल्ला किया लोगों ने, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेट्रो में अगर किराया बढ़ जाएगा तो मेट्रो राइडरशिप नीचे हो जाएगी। और मैंने कहा राइडरशिप नीचे नहीं होती है। दिल्ली मेट्रो बनी थी 28,000 करोड़ का लोन लेके जापान जायका से, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो लोन तो वापस करना है। अगर आप एक लोन वापस नहीं करेगा, अगले के लिए कहाँ मिलेगा? तो ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी जो है, जहां जाओ 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रॉमिस कर दो, वो पंजाब में भी करा है। बड़े पंजाब को देखो तो सही, पंजाब में स्थिति क्या है। तो ये मुफ्त पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, उनसे शहर बढ़ते नहीं। शहरों की तरक्की होती है हमारी जैसे मोदी जी जैसे नीतियों के कारण। सवाल है, शीला दीक्षित जी के टाइम पर पावर हाउस की झुग्गियां आगे थी और यहाँ पुल बन गए, वो बेचारों का डीडी में पैसा भी जमा है और आज तक उनको जगह नहीं मिली, भटकते हुए। देखिए, ऐसा है, स्पेसिफिक इश्यूज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, आप मेरे को आके मिलिए। कल मैं गया यात्रा के दौरान, कुछ बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ।
आप ये कहिए कि मैं इस जगह में रहता हूँ, मेरे घर के बाहर शौचालय काम नहीं कर रहा, मैं उस लेवल की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आपको समझाता हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि उनके बाद वो झुग्गियों में रहते थे, वो डीडीए की कुछ फ्लैट बने हुए थे, उन्होंने वहां पे जाके पहुंच गया। क्या मैंने जब पता किया, निकला क्या कि उन्होंने वहां पे 20 साल से रह रहे। सो डीडीए मना नहीं कर रहा, पर डीडीए के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो क्या बकायदा और झुग्गी तोड़ी है, मुझे तो आज तक अरे भाई मैं अगर 20 साल पहले 25 साल पहले झुग्गी तोड़ी है तो ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे आंसर दूंगा, पहले बता तो दो, बैठ दूंगा, मैं जवाब दे दूँ। सर ये सारे प्रश्न हम कर सकते हैं। सर रसोई गैस के 25 रुपए फिर से बढ़ गए। किसके? रसोई गैस। देखिए ये ऐसा है कि रसोई गैस के पैसे 25 रुपए बढ़ गए होंगे, डीजल के मैंने देखा 20 रुपए आज कम हो गए हैं। 20 पैसे। नहीं 20 पैसे मैं एक आपको समझा रहा हूँ। 25 रुपए बढ़ गए और 20 पैसे कम हो गए तो नहीं, क्या फर्क पड़ा? नहीं। जनता को तो और भारी पड़ेगा। देखिए आप मेरी सुन लीजिए बात। कौन पैसे बढ़ाता है कौन कम करता है सुन लीजिए। 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उन्होंने डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय दाम होगा वो उसका असर यहाँ पड़ेगा। तो जो डीजल है और हाई स्पीड तो क्या मतलब पेट्रोलियम है वो वर्ल्ड प्राइसेस पे डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूँ आपको, अप्रैल 2020 में महामारी के कारण इंटरनेशनल प्राइस तेल की $19 पर बैरल हो गई। फिर जिस दिन मैं मंत्री बना उस समय $75 पर बैरल थी। केंद्रीय सरकार जो है वो 1 लीटर पे 32 रुपए एक्साइज लगाती है और उस 32 रुपए एक्साइज एक तरफ, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वैट लगाती है परसेंटेज। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र की सरकार या कोई और प्रदेश की सरकार 40% वैट लगा रही है तो अगर मान लो ये इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो उनकी परसेंटेज भी बढ़ जाती है। पर ये हम उस 32 रुपए जो लीटर से लेते क्या करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1 वर्ष 80 करोड़ लोगों को 3 टाइम का मुफ्त अनाज दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला स्कीम और कई कार्यक्रम होते हैं। तो हम क्या, और एक और चीज मैं बता दूं उसके बाद फिर किसी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार जो थी 2014 या 15 में उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। 14 में तो हमारी सरकार आ गई, उससे पहले उन्होंने ऑयल बॉन्ड फ्लोट किए। भाई आप जो भी हो मेरी मदद करो, बहुत बहुत मैं नहीं तो मैट्रिक मिलियन टन हो जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, 1,34,000 के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। उन्होंने अपना पेट्रोल और डीजल का दाम कंट्रोल रखने के लिए, और वो जो प्रॉब्लम है हमें पास ऑन कर दी। अब मेरा कहना ये नहीं है कि देखिए उस पेट्रोल बॉन्ड्स और ऑयल बॉन्ड्स जो फ्लोट किए थे हमें इस साल भी 20,000 करोड़ देना था। तो ये जो प्राइसेस हैं इसकी जो पूरी जानकारी है मैं आपके साथ बैठ के, अभी एक स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा कम किया, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो कम कर सकती है। इसका असर किस पे पड़ता है और हमें पूरी इस विषय पे सेंसिटिविटी है और हम अपनी तरफ से जो कदम उठा सकते हैं उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ब्लेंडिंग, जब मैं राजदूत था ब्राजील में हम लोग चाह रहे थे कि एथेनॉल बायोफ्यूल्स की ब्लेंडिंग 5% 15 स्टेट्स और यूटीज में हो। 5% के लिए हमें एथेनॉल नहीं मिलता था, आज हम 10% कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, इसको 20% तक ले जाने जा रहे हैं। गैस हम जो है 6% से 15% ले जा रहे हैं। उस पर कई हम कदम उठा रहे हैं, पर मेरी उम्मीद ये है कि ये जो गैस की, डीजल की और पेट्रोल प्राइसेस है ये स्टेबल तब होंगी जब इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जो आवश्यक स्टेप्स हैं वो उठाएं। मतलब आने वाले सालों में Shiv Sena MP Sanjay Raut has just made a statement. He
Ashirwad Yatra, many people fear that Jan Ashirwad Yatra is going to be a welcome gate for the third wave. Who has made this statement? Sanjay Raut. I am aware of who Mr. Sanjay Raut is. Tell him that I have taken note, and the statistics which we monitor on a daily basis, we don't stop celebrating when our Olympians win medals. We do not stop seeking the blessings of people when we need those blessings, and we do not desist from taking our message to the people on the government's policies. There was more, and I should say this, but look at the scenes when concerned leaders are not wearing masks and are in close proximity to each other and in the well of the house. That is my answer. सर, कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया है कि जो आप ऑयल बॉन्ड का इंटरेस्ट दे रहे हो वो कम है एज कम्पेयर टू जितना आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो एक्साइज ड्यूटी से। तो उनका कहना है कि आप लोगों को राहत नहीं पहुंचाने दे रहे हो और आप देखिए कांग्रेस के कौन से निर्मला सीतारमण ने जो फिगर फ्लोट किए हैं उन्होंने बोला कि वो फ्लॉड है और कल उन्होंने एक पर्सपेक्टिव में जारी किया। इसके आपका क्या कहना है? देखिए, Congress is entitled to say whatever it wants, but the Congress will be taken seriously जब उनकी जो figures हैं वो add up. देखिए, कांग्रेस ने ये कहा कि आप वैक्सीन की अनुमति ना दें भारत बायोटेक को। कांग्रेस ने ये भी कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दें परमिशन टू दे, हमने दे दी। जहां तक पेट्रोल प्राइसेस की बात है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट किया था 2010 में, और एक बार आप डीरेगुलेट कर गए हो तो आप कांग्रेस में अगर एबिलिटी हो इंटरनेशनल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, जो उनके फिगर्स हैं वो ऑन ईच ऑफ देम दे आर फ्लॉड। जो 1,34,000 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ द ऑयल बॉन्ड्स और उनकी मैच्योरिटी 15 साल में होती है, और इस साल मैंने जो है 20,000, बाय द वे टैक्सेशन इज नॉट माय सब्जेक्ट, ओके, सो नो, बट निर्मला जी ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी 2 दिन पहले बड़ा दिया, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा, तो इसका जवाब मिल जाएगा। कांग्रेस की इस समय स्थिति ऐसी है कि केरला में और वेस्ट बंगाल में उन्होंने चुनाव लड़ा विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। पंजाब में उनके यहाँ जो नई डेवलपमेंट्स हुई है उसमें सिविल वॉर हो रहा है अंदर, ओके, और आने वाले हाल में पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, नहीं वो तो, so all I'm saying is they are a little preoccupied. So मेरा रिस्पॉन्स ये है कि कांग्रेस प्रीऑक्यूपाइड है और उनको जो मेन हमारे सामने इश्यूज हैं उन पे थोड़ा गौर करके, अब ये कहना कि इंटरनेशनल प्राइसेस इस समय आप एक कमोडिटी की देखें और वहां देखिए उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स कितनी उस पर वैट लगा रहे हैं, उनको बोलो आप इतना ही कंसर्न है अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलो वैट कम कर दे। धन्यवाद। अफगानिस्तान का क्योंकि अभी मैटर चल रहा है, ऐसे में ये भी खबरें आ रही है कि